Hello guys, welcome back once again to our channel Billion Education. My name is यश और आज साथियों हम करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के एक्सरसाइज के बारे में बात। ठीक है, तो आज इस एक्सरसाइज को आज हम पूरा सॉल्व करेंगे। ओके, मतलब इसका क्वेश्चन नंबर 1 पूरी तरह से जो MCQ है। बट बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप केमिकल काइनेटिक्स की पहले हमारी सारी वीडियोस देख लीजिए और हर एक कंसेप्ट को अपने स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, तभी ये पार्ट आपको समझ में आएगा। और ये बताते वक्त मुझे बहुत खुशी हो रही है दोस्तों कि हमने केमिस्ट्री के ऑलमोस्ट 99% सिलेबस को खत्म कर दिया है। सिर्फ कुछ चैप्टर्स के एक्सरसाइजेस बच गए, बाकी सारे चैप्टर्स खत्म हो गए। तो अब ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो जाके हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, जिसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे हम चैप्टर की डिटेलिंग देते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, सबसे सही आंसर आपको चुनना है। देखिए, द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन AA plus BB is giving P, rate is equal to K into A into B. The rate of reaction doubles if, रिएक्शन का रेट डबल कब होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A and B both are doubled। देखिए, अगर आप इन दोनों ऑर्डर को जोड़ दो तो रिएक्शन ओवरऑल सेकेंड ऑर्डर का है। ठीक है, और अगर A को भी डबल किया और B को भी डबल कर दिया, मतलब कॉन्सेंट्रेशन को 4 टाइम बढ़ा दिया। कॉन्सेंट्रेशन को अगर 4 टाइम बढ़ा दोगे तो रेट कितने टाइम बढ़ जाएगा? 16 टाइम बढ़ जाएगा। तो ये पहला नहीं होगा। समझ में आ रहा है? रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर क्या है? 1 + 1। अरे ऑर्डर क्या होता है? रेट लॉ में सिखाया था ना, इस A + B को ऐड कर देना है। समझ में आ रहा है? इसके लिए पहला ऑप्शन रॉन्ग होगा। दूसरा, B is doubled and A is doubled and B is kept constant। देखिए ये सही है। A को अगर डबल करोगे तो A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है? 1। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। मतलब अगर B के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करोगे तो रेट भी डबल हो जाएगा। अरे सर आपको कैसे पता चला? तो बबुआ देखो ना, यहाँ लिखा है। कहाँ लिखा है कि A के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो 1 है, तो यहाँ पे ऑर्डर 1 लिखे, कॉन्सेंट्रेशन को डबल किए तो रेट भी कहाँ हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन वहाँ सही है। तीसरा देखते हैं, B is doubled and A is halved। नहीं, ये तो गलत है। A को कांस्टेंट होना चाहिए। अगर एक को डबल कर रहे हो तो वो रेट को 1 टाइम बढ़ाएगा। मतलब B के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने से रेट भी डबल हो जाएगा, क्योंकि B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है। और अगर A के कॉन्सेंट्रेशन को हाफ करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हाफ हो जाएगा। तो ओवरऑल जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल नहीं होगा, 1 टाइम ही बढ़ेगा। कैसे? B को तो डबल किया लेकिन A को आधा कर दिया। अब 2 × 1/2 कितना होगा? क्योंकि A के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने के बाद रेट डबल हो रहा था, B के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने के बाद रेट डबल हो रहा था, लेकिन आपने साइमल्टेनियसली A को भी तो हाफ कर दिया। तो B से तो डबल हुआ लेकिन A से हाफ हो गया। तो ओवरऑल क्या होगा? 2 × 1/2, मतलब रेट कांस्टेंट रहेगा, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और D, A is kept constant and B is half। देखिए, अगर यहीं पे ये स्टेटमेंट होता, A को कांस्टेंट रखा और B को डबल कर दिया, तो ये स्टेटमेंट भी सही होता। आया समझ में? तो अगर मैं बताऊं आपको तो ये D वाला भी रॉन्ग है, क्योंकि इसमें भी रेट क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। और जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे वीडियोस की स्पेशलिटी होती है कि हम कोई भी चीज़ को ऐसे आधे अधूरे नहीं छोड़ते। सब कुछ टॉप नॉच क्वालिटी, हर एक चीज़ को अच्छे से बकायदा डिटेल में सिखाते हैं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर विच द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आर मोल पर dm³ पर सेकेंड इज। तो देखिए, पहले तो मैं इसका फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। ओके, इसका फॉर्मूला देखिए, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला मोल रेज टू 1 - n dm³ रेज टू n - 1 और टाइम इनवर्स होता है। तो अब रख दीजिए, इसमें किसी एक को पकड़ लीजिए और कंपेयर कर दीजिए। या तो इसको कंपेयर कीजिए या तो इसको कंपेयर कीजिए। ये तो खैर दोनों में सेम है, क्योंकि जो आंसर दिया उसमें सेकेंड इनवर्स है। तो चलिए देखता हूं मैं। यहां पे मैं कंपेयर कर दूंगा, मोल को ही कंपेयर कर देते हैं। इसको कर देते हैं मोल को कंपेयर, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। ओके, तो यहां पे देखिए, यहां पे क्या लिखा है? मोल रेज टू 1 dm³ रेज टू -1। तो मोल रेज टू 1 है, जिसका कोई नहीं उसका 1, सबका मालिक 1। तो 1 - n = 1।
1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओह ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड में n लिया ना, ये एक को लेफ्ट में लिया और n को राइट में लिया, तो n माइनस था तो प्लस हो गया। आ समझ में, तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू n, तो 0 ऑर्डर होगा। यहीं पे इसका वैल्यू n माइनस 1 में जो n का वैल्यू है वो 0 रख दोगे, n का वैल्यू कितना रख दोगे 0, तो ये देखो क्या हो जाएगा dm क्यूब रेस टू माइनस 1। अब माइनस 1 क्यूब से मल्टीप्लाई होगा, अरे ये फॉर्मूला है a रेस टू m इंटू n, तो क्या होता है a रेस टू m इंटू a रेस टू m रेस टू n, तो फॉर्मूला क्या होगा a रेस टू m इंटू n, तो ये हो जाएगा dm रेस टू माइनस 3। अरे सर पेंटाब्लास्टिक फैंटास्टिक, समझ में आ गया, मजा आ गया। आगे देखो, तो ये 0 ऑर्डर होगा। द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज 4.98 इंटू 10 टू द पावर 4 माइनस 4 पर सेकेंड। देखिए पर सेकेंड हिंट है अपने को, पर सेकेंड है सिर्फ, पर सेकेंड मतलब क्या 1 माइनस n इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 0। सर कैसे पता चला, अरे मोल रेस टू 0 है, लीटर रेस टू भी 0 है, सिर्फ क्या है सेकेंड इनवर्स दिया है, तो कंपेयर कर दो ना इसको, तो ये क्या हो गया 1 माइनस 0 इज इक्वल टू n, तो n कितना आ गया 1। आ समझ में, n अगर 1 आ गया तो ये क्या हो गया, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझे, क्या फटाफट कर रहे हो सर, एकदम सही। अब यहाँ पे प्रूफ करना है कि जो टाइम लगता है 90% कंप्लीशन को, ओके, वो t है, और क्या टाइम लगेगा फिर 99.9% कंप्लीशन होने के लिए। मतलब किसी रिएक्शन में अगर 90% रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है, ठीक है, तो उसको टाइम t लगता है, बट अगर 99.9% रिएक्टेंट को कंज्यूम करना है तो क्या टाइम लगेगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे दो इक्वेशन बनेगा और उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन, फॉर्मूला है ना a नॉट अपॉन a, इसीलिए मैंने आपको बोला था आपको पढ़ के आना चाहिए। ये क्या है, a नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ये a क्या है, a कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्ड। बोलो आ समझ में। अब 90% रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया, तो बच्चों बचा कितना, 90 माइनस 100 मतलब 10% बच गया। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, ये टी किसके लिए 90% कंजम्पशन के लिए, चलिए लिख देते हैं t90 log टू द बेस 10 ऑफ 100 अपॉन बचा हुआ कितना है 10। ओके, अब एक दूसरा इक्वेशन भी बन जाएगा, कौन सा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी 99.9 log टू द बेस 10। ओके, इनिशियल कितना था 100, बचा कितना 0.1। अरे 100 में से माइनस 99.9 करोगे तो कितना आ जाएगा साथी, 0.1 ही आएगा ना। चले लगे हाथ इसको इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 10/10 मतलब कितना हो गया, ये हो गया 10, और log 10 कितना होता है 1 होता है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 टू द पावर क्या है, ये 10 टू द पावर -1 है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा log 10 टू द पावर 3। ठीक है, चलिए तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 log ऑफ 10, और log ऑफ 10 कितना होता है 1। तो ओवरऑल ये इक्वेशन क्या हो गया, ये इक्वेशन हो गया k इज इक्वल टू 2.303 t 90%, बस इतना ही आएगा। और log 10 क्या होता है, log 10 तो आप सब जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि log 10 कितना होता है 1 होता है, तो फिर इसका टेंशन तो नहीं है। तो ये हो गया अपना इक्वेशन 1। अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t 99.9 इंटू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये कितना होएगा, ये हो गया इक्वेशन 3 होएगा। तो चलिए हम लोग को क्या करना है, रिलेशन ढूंढना है कि 90% को कंज्यूम होने के लिए, 99.9 को कंज्यूम होने के लिए कितना टाइम लगता है। ओके, तो देखो यहाँ पे 2 को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो यहाँ पे देखो 2 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में k और k कैंसल तो 1 आ जाएगा, और ये साइड क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन t 90%, उसके नीचे क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन t 99.9 इंटू 3 आ जाएगा।
तो ओवरऑल इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी 90% इंटू टी 99.9, ये डिनोमिनेटर का बेस है तो ये ऊपर चले जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.303 इंटू 3 आ जाएगा। समझ में आया? तो ये 2.303 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये 3 लेफ्ट साइड आ जाएगा। 3 इज इक्वल टू टी 99.9 अपॉन टी 90%। ओके, अब टी 90% को भी लेफ्ट में ले लो तो क्या हो जाएगा, टी 99.9% को 3 टाइम लगेगा, किसका, 90% का। मतलब 90% को कंज्यूम होने के लिए जो टाइम लगा था ना, उसका 3 गुना लगेगा। कितना लगेगा, 3 गुना लगेगा 99.9% को कंज्यूम होने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4, इसका ऑप्शन आ जाएगा डी। समझे, क्या इजी इजी क्वेश्चन है। आगे देखिए, द स्लोप ऑफ ग्राफ concentration remained, okay, ln 80 versus t for first order reaction is। तो चलिए फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन ही लिख देते हैं। हाँ साथियों, फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन ही लिख देते हैं। क्या होता है, ln ऑफ 80 माइनस ln ऑफ a नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी होता है। तो किसके वर्सेस पूछा है इसने, ln ऑफ 80 वर्सेस t। तो देखिए इधर ऐसे लिखते हैं, ln ऑफ 80 इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln ऑफ a नॉट। तो ये किसके जैसा हो गया, ये पूरा हो गया y, ये क्या हो गया mx, और ये क्या हो गया c। अब इसमें x क्या है, t है। तो स्लोप क्या होगा भाइयों, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, वीडियो देखो, लाइव बोर्ड के सामने आके पढ़ाया हमने एकदम अच्छे से। जो भी कंसेप्ट नहीं समझेगा फिर डाउट सेशन में पूछना। तो इसका आंसर भी मिल गया आपको, माइनस के। फिफ्थ वाला भी हो गया। सिक्स्थ, व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उस रिएक्शन की हाफ लाइफ क्या है, इफ टाइम रिक्वायर्ड टू डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम 0.8 मोलर टू 0.2 मोलर इज 12 आवर। देखिए यहाँ पे देखिए, जरा समझने की कोशिश कीजिए, इसको अपन फट से कर सकते हैं। ओके, 0.8 से पहले क्या होगा 0.4, फिर क्या होगा 0.2। आप सब जानते हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इक्वल परसेंटेज इक्वल टाइम इंटरवल में कंज्यूम होता है। समझ में आया, मतलब 0.8 से 0.2 होने के लिए 12 मिनट लगा है। तो मेरी बात सिंपल है बेटा, जब इस पूरे को मान लीजिए इसको x लगा है, इसको भी x लगेगा, क्योंकि हमें पता है हाफ लाइफ ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो 12 है तो 2x इज इक्वल टू 12, तो x कितना आ जाएगा 6। एकदम सिंपल, ये कोई भी कॉपी किया हुआ मेथड नहीं है, ये ओरिजिनल है, ऐसा किधर नहीं पाओगे। समझ में आया, बाकी आप फॉर्मूले से तो सॉल्व कर ही सकते हो। समझ में आया, तो याद रखना जो मैंने सम सॉल्व किया वो किस प्रिंसिपल पे सॉल्व किया, कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन इक्वल परसेंटेज इक्वल टाइम में कंज्यूम होती है। मतलब फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन में इक्वल परसेंटेज इक्वल टाइम इंटरवल में कंज्यूम होता है। 3ClO गिव्स ClO3 माइनस प्लस 2Cl माइनस, ये 2 स्टेप में होता है। इसका दोनों स्टेप दिया है, देखो इधर। और पूछा है रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होगा। तो याद रखना हमेशा रिएक्शन इंटरमीडिएट पहले रिएक्शन के राइट हैंड साइड में आता है और दूसरे रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में आता है। ये मैंने ट्रिक अपने वीडियो लेक्चर में भी दिया है। मतलब अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट है तो पहले रिएक्शन के राइट हैंड साइड में बनेगा और दूसरे रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा। समझ में आया, तो देखो क्या दिख रहा है आपको, ये देखो ये इधर और ये इधर। समझ में आया, तो ClO2 माइनस आया समझ में, ये इंटरमीडिएट है और इसको हम लोग बोलते हैं क्लोराइड आयन। क्या बोलते हैं, क्लोराइड आयन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द एलिमेंटरी रिएक्शन। क्या होता है एलिमेंटरी रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन जो एक स्टेप में हो जाता है। ओके, O3 plus O gives 2O2 is a unimolecular and second order, is a bimolecular and first order, bimolecular and second order, okay, unimolecular and first order। तो एलिमेंटरी आप सिंपल इसका रेट लॉ लिख दीजिए, K इज इक्वल टू
यहाँ पे O3 और दूसरे में क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। अब देखो इसका ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर 1, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, और इसके कोएफिशिएंट देखिए 1 + 1 2। तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है, सम ऑफ कोएफिशिएंट, और ऑर्डर क्या होता है, ये रेट लॉ के पावर का सम। तो ऑर्डर भी 2 और मॉलिक्यूलैरिटी भी 2, दोनों तो 2 हो गया सर। नेक्स्ट, रेट लॉ फॉर द रिएक्शन 2NO + Cl2 gives 2NOCl। इसका रेट लॉ ये है, देखिए यहाँ पे पावर NO2 का 2 है और Cl2 का 1 है। दस K वुड इंक्रीज विथ, K कैसे बढ़ेगा, ओके याद रखना K कांस्टेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो पहला होगा, इन लोग ने उल्लू बनाया आपको, इन लोगों ने क्या किया, उल्लू बनाया, यहाँ पे रेट लॉ दे दिया और पूछ रहे हैं कि K कैसे बनेगा। तो याद रखना जो K है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर। हाँ सर समझ में आ गया, आपने बताया था कि K सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा, बाकी किसी के साथ बढ़ता नहीं है वो। आगे देखो, फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन X is giving Y and Y is giving X, endothermic reaction. E forward is activation energy for the forward reaction and ER is the activation energy for reverse reaction. Which of the following is correct? तो देखिए यहीं पे चित्र बना देते हैं। मान लीजिए ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट और ये TS हो गया। कलर को चेंज करने की ज़रूरत है भराता, तो चेंज कर देते हैं। ये देखो ये एक्टिवेशन एनर्जी है, तो इसको क्या बोलेंगे, ओके इसको बोलेंगे EA फॉरवर्ड। ये क्या हो जाएगा, ये फॉरवर्ड, और ये क्या हो जाएगा, ये रिवर्स। सर आपने ये रिएक्टेंट की वैल्यू से प्रोडक्ट की वैल्यू को ऊपर क्यों रखा है सर, मेरा क्वेश्चन इसके ऊपर है सर। ये देखो आपने इधर जो रखा है ना, ये देखो ये रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये किसकी एनर्जी है, प्रोडक्ट की। तो आपने प्रोडक्ट की ऊपर क्यों रखी है, तो यहाँ पे देख, यहाँ लोगों ने क्या बोला है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है मेरे भाई। कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक, इसीलिए ऊपर रखा है। ठीक है, अब इनमें से कौन सा सही है। सबसे पहले बोला ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और बैकवर्ड सेम होगी, बिल्कुल नहीं। देख रहे हो ये ज्यादा है ये कम है, बिल्कुल नहीं। पहला पॉइंट तो बिल्कुल नहीं। दूसरा क्या दिया, रिवर्स की एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होगी, ये भी देख रहे हो, ये देख रहे हो ये कितनी कम है और ये कितनी ज्यादा है, ये भी गलत है। नेक्स्ट, फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी रिवर्स की एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, ये तो बहुत सही है। फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी रिवर्स की एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, ये पॉइंट एकदम सही है। डेल्टा H इज इक्वल टू EF माइनस ER इज नेगेटिव। EF ज्यादा होगा, ER कम होगा, नो डाउट ये वैल्यू नेगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव होगा। देख रहे हो, क्योंकि EF क्या है, बड़ी क्वांटिटी है, और ER क्या है, छोटी क्वांटिटी है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, C। तो आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। इसके लिए ये चित्र बना लेना, सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे अपन ने एनर्जी लिया है, समझ में आ रहा है, ओके। और यहाँ पे क्या लिया है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। बाकी जो कुछ भी रह गया आपको डाउट होगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं बाकी के क्वेश्चन के साथ। समझ में आ रहा है, तब तक के लिए आप हमारी वीडियो देखते रहो, अपना ज्ञान बढ़ाते रहो और अपने माता पिता का नाम रोशन करना। बाय बाय।